हाँ बच्चों, तो हम लोग थे, नटेशा शास्त्री ने फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखा। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। उनका विश्वास था कि फोकलोर जो है ये लोक साहित्य है, ये राष्ट्रीय साहित्य होता है और ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, ठीक है, घोषणा पत्र होता है लोगों के वास्तविक सोच और उनकी पहचान को दर्शाने के लिए। यानी किसी भी देश, अगर आप किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ के ग्रामीण इलाकों में या वहाँ के लोक साहित्य को पढ़िए, है ना, वहाँ के लोक साहित्य को जानिए, तब आप उस देश के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ऐसा विचार था उनका। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। और जैसे जैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होता गया, राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवादी जो नेता थे वो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, ये ख़ास तौर से इन चिन्हों के प्रति, ये जो सिंबल्स थे, आइकॉन्स थे, और उन लोगों ने ये समझ लिया कि लोगों को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए, है ना, और उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ये बहुत काम आएंगे, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत हो। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वॉर डिज़ाइन। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो एक 3 रंगों का एक झंडा, रेड, ग्रीन और येलो, डिज़ाइन किया गया। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। ये जो झंडा था, ये फ्लैग था, इसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो ये दिखाते थे कि किस तरह से ब्रिटिश भारत में या ब्रिटेन के कब्जे वाले भारत में 8 प्रांत हैं, 8 स्टेट हैं, 8 प्रोविंसेस यानी 8 स्टेट्स हैं, प्रांत हैं ना। और एक क्रीसेंट मून था जो ये दर्शाता था कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं और उसके पार्ट हैं। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइंड द स्वराज फ्लैग। 1921 के बाद गांधी जी ने स्वराज झंडे को खुद से डिज़ाइन किया। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, रेड, ग्रीन एंड वाइट, है ना, ये फिर से एक ट्राई कलर ही था, रेड, ग्रीन और वाइट था उसमें, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। और इस झंडे के बीच में एक चरखा था जिस पे कि रुई से धागा बनाया जाता है, चरखा, ठीक है, उसके सेंटर में। और ये दिखाता था, ये दर्शाता था कि किस तरह से गांधी जी का विचार है कि आप खुद की सहायता खुद करिए, स्वयं की सहायता आप स्वयं करिए, ठीक है, स्वमेव आप अपने काम को करिए, आप दूसरे पे निर्भर मत रहिए। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इन इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम द सिंबल ऑफ डिफाइंस, है ना। और झंडे को लेना और झंडे को एकदम ऊंचा उठा करके चलना प्रदर्शनों में, ये दर्शाता था कि आप किस तरह से इस राष्ट्रवाद के संघर्ष को या आज़ादी के संघर्ष को आप कितने उसके प्रति आप समर्पित हैं, आप उसके लिए कितने जागरूक हैं, ठीक है। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। और जो एक और तरीका था राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का, वो था रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को पुनर्परिभाषित करना, यानी जो इतिहास अंग्रेज विद्वानों ने भारत का जो इतिहास लिखा, जिसमें कि भारतीयों को इन्फीरियर, नीचे दर्जे का दिखाया गया, उसको रीइंटरप्रेट किया गया, ठीक है। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। और 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1890 के बाद, बहुत सारे भारतीय लोगों ने ये महसूस किया कि अगर भारत के लोगों में गर्व की भावना भरनी है, राष्ट्र की भावना भरनी है, तो भारत के इतिहास को दूसरे तरीके से सोचा जाना चाहिए।
है ना, द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय लोगों को पिछड़ा, है ना, जंगली मानते थे, और ये मानते थे कि ये लोग जो हैं अपनी शासन व्यवस्था नहीं कर सकते, है ना, हम लोग आए हैं, हम लोग बल्कि इन पर एहसान कर रहे हैं, हम इनको शासन में रख रहे हैं, है ना, ये लोग काबिल नहीं है, ये अपनी सरकार नहीं चला सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। और अंग्रेज़ों की इस विचारधारा के विरुद्ध भारतीय लोगों ने भारत के इतिहास को देखा, और इतिहास में भारत की जो महान उपलब्धियां हैं उनको डिस्कवर किया, उनको खोजा, है ना, आर्यभट्ट को खोजा, ग्रेट अशोका को खोजा, चाणक्य को खोजा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को खोजा। मतलब ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड को कुछ न कुछ देने के काबिल थी, और ऐसे लोगों को अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास से हटा दिया था, साफ कर दिया था। They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished। और उन लोगों ने भारत के उस वैभवशाली विकास, प्राचीन काल में जो वैभवशाली विकास था, है ना, चाहे वो कला या वास्तुकला में हो, विज्ञान में हो, गणित में हो, धर्म में, संस्कृति में हो, कानून में हो, दर्शन में हो, कारीगरी में हो, व्यापार में हो, हर चीज़ को लिखा। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड। और ये जो समय, ये जो वैभवशाली समय था पास्ट का, इतिहास का, है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन यानी समाप्त होता गया, नीचे आता गया। कब? जब भारत कॉलोनाइज्ड हो गया, यानी भारत को विदेशी ताकतों ने अपने कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों ने। These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। और ये जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित इतिहास था, ये अपने पाठकों को, अपने पढ़ने वालों को अपील करता था, उनसे, उन पर एक तरह का प्रेशर, एक दबाव, एक दबाव सा डालता था कि भारत की महान उपलब्धियों पे आप गर्व करिए, ठीक है, भारत के इतिहास में जो हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उस पर आप गर्व करना सीखिए। और भारत की जो वर्तमान कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, उसको बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए आप संघर्ष करिए, अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए। बच्चों, बस यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे क्या बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।